साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ नूनिया आज की इस परिचर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफ़ा दिया 21 जुलाई को, और उसके बाद में जो है उपराष्ट्रपति जो है वो चुनाव है वो दोबारा होने जा रहा है। अब इस दृष्टि से अभी फ़िलहाल 2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। जो सत्तारूढ़ राजनीतिक दल यानी एनडीए और बीजेपी की ओर से जो उम्मीदवार अभी मैदान में है वो है सीपी राधाकृष्णन, जो कि बीजेपी की और आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। और दूसरे जो कैंडिडेट हैं वो हैं सुदर्शन रेड्डी, जो कि डायरेक्ट किसी राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं आते, लेकिन ये एक तरह से जुडिशरी से आते हैं। ये जो है हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं वो रहे हुए हैं। आंध्र प्रदेश से है, और आंध्र प्रदेश में 2 कम्युनिटी इम्पोर्टेंट है, रेड्डी और कामा। उन्हीं में से जो रेड्डी समुदाय है वहाँ से जो है ये सुदर्शन रेड्डी है, वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है। तो सबसे पहले यानी कि एक तरह से अभी वर्तमान स्थिति क्या है इसके बारे में जानने से पहले हम थोड़ी सी संवैधानिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो भारतीय संविधान जो है उसके संदर्भ में क्या व्यवस्था करता है। तो संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 में राष्ट्रपति की जो है चुनाव प्रक्रिया संविधान में उल्लिखित है, और ये जो प्रक्रिया है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव से बिल्कुल मिलती जुलती है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी है, और वो क्या क्या महत्वपूर्ण अंतर है वो भी हम जानेंगे, और राष्ट्रपति का पद क्या है उसके बारे में भी हम जानेंगे। उपराष्ट्रपति का पद, सॉरी। तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ये भारत का दूसरा संवैधानिक महत्वपूर्ण पद है, राष्ट्रपति के बाद में आता है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। तो ये इस दृष्टि से अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसद का दूसरा सदन राज्यसभा, उसकी कार्रवाई का संचालन उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, क्योंकि वो पदेन सभापति होते हैं। हालांकि जब उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं या वो किसी कारण जो है अनुपस्थित रहते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पद की सभापति की जो कार्रवाई का जो संचालन है वो उप सभापति के द्वारा किया जाता है, यानी जिसे राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा बहुमत से निर्वाचित किया जाता है। अब इसके लिए चुनाव के लिए पात्रता क्या है? सबसे पहली पात्रता तो यह है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, और वह जो है राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की जो योग्यता है वो पूरी करता हो, यानी उसके लिए वो योग्य होना चाहिए, और वो किसी भी सरकारी लाभ के पद के ऊपर आसीन व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति है वो राष्ट्रपति है, वो चुना जा सकता है। अब इसके लिए निर्वाचक मंडल कौन होते हैं उपराष्ट्रपति के लिए? तो उपराष्ट्रपति के लिए और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ज्यादा अंतर नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो राज्य विधानसभाओं के या राज्य विधान मंडल के जो सदस्य हैं वो भी भाग लेते हैं, वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। यानी अभी भारत में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 545 है, जिसमें 543 निर्वाचित और 2 मनोनीत होते हैं, और इसके साथ साथ में राज्यसभा के 245 होते हैं, जिसमें 233 निर्वाचित और 12 जो है वो मनोनीत होते हैं। तो ये जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के जो है चुनाव में उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग है वो लेते हैं।
अब चुनाव की जो पद्धति है वो क्या है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो पद्धति है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा उपराष्ट्रपति का जो चुनाव गुप्त मतदान विधि से होता है, यानी बैलेट पेपर के माध्यम से गुप्त मतदान विधि के आधार पर ये चुनाव करवाया जाता है। यानी यहाँ पर ईवीएम का प्रयोग नहीं होता है, ये अपने आप में ध्यान रखने वाली बात है। और हर सांसद, जितने उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़े होते हैं, उनको वोट डालते वक्त वो उनका क्रम निर्धारित करते हैं कि फर्स्ट नंबर पर उनका जो पसंद है वो कौन सा उम्मीदवार है, और इस आधार पर यानी कि एक तरह से वो उम्मीदवारों को जो है वोट देते हैं। लेकिन अभी तो यानी कि एक तरह से दो ही उम्मीदवार है, तो पहली पसंद है यानी कि एक तरह से जिसके ऊपर जो पहले नंबर पर जिसको पसंद करते हैं वो पहले नंबर पर यानी कि एक तरह से रखते हैं, दूसरे नंबर पर जिसको पसंद करते हैं उसको दूसरे नंबर पर रखते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया इसलिए रखी गई है ताकि राष्ट्रपति 50% बहुमत के साथ, यानी एक अतिरिक्त होना चाहिए, उसके साथ में चुना जाना चाहिए। जब दो से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में हो और किसी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 50% +1 यानी उससे अधिक वोट ना मिले, तो ऐसी स्थिति में सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को पराजित घोषित कर दिया जाता है, और उसकी जो दूसरी पसंद के जो वोट हैं वो फिर बाकी अन्य यानी कि एक तरह से जो कैंडिडेट है उनमें ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। और इस आधार पर जब तक ये कोई उम्मीदवार है वो पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक ये मतगणना की प्रक्रिया चलती है। तो ये यानी कि एक तरह से जो है राष्ट्रपति की जो है वो चुनाव पद्धति है, निर्वाचन प्रक्रिया है, जिसके आधार पर इनका चुनाव होता है। अब बात आती है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की। तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का ही होता है। जैसे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, वैसे ही उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और वे पुनः भी निर्वाचित हो सकते हैं, यानी पुनर्निर्वाचन के ऊपर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। अब पद रिक्त होने की स्थिति में, यानी मृत्यु हो जाए, इस्तीफा दे दे, या हटा दिया जाए, या कार्यकाल समाप्त हो जाए, तो फिर ऐसी स्थिति में जो है वो चुनाव कराए जाते हैं। अभी वर्तमान में जगदीप धनखड़ जो है, जो कि उपराष्ट्रपति थे, उनका ऐसा कहा गया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन आप सभी हम जानते हैं राजनीतिक गलियारों में ये बड़ी गर्म बहस का विषय है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपनी मर्जी से इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि जबरन उनका इस्तीफा ले लिया गया। और इसमें कई प्रकार के यानी कि एक तरह से कानूनी पेच भी है, जिसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या मृत्यु की स्थिति में उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का जो है वो एक तरह से कार्यभार ग्रहण कर लेता है, तब भी यानी कि एक तरह से ये पद रिक्त हो जाता है, या निर्वाचित हो जाए तब भी ये पद है वो जो है वो रिक्त हो जाता है, और तब भी यानी कि एक तरह से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो ये यानी कि एक तरह से जो है भारत में उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है। और अभी चूंकि हमारे भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, इसलिए थोड़ा सा मैंने आप लोगों को ये इसके बारे में बताया है ताकि आप लोगों को जानकारी हो। अब साथियों हम बात करते हैं कि क्या वाकई में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इस्तीफा दिया था, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा। राजनीतिक गलियारों में चाहे सत्ता पक्ष हो और चाहे विपक्ष हो, उनके अलग अलग दावे हैं, और यह कहा जाता है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों की वजह से जो है अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। लेकिन हम जानते हैं कि 21 जुलाई को वो पूरे दिन भर जो है, बल्कि लेट तक जो है वो राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन बखूबी तौर पर करते रहे, और अचानक जो है उनके ऊपर दबाव बनाया गया और ये कहा गया कि या तो आप जो है अपने पद से त्यागपत्र दे दीजिए, अन्यथा आपके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। और इस संदर्भ में जो है अमित शाह के द्वारा जो है फोन जो है वो उपराष्ट्रपति धनखड़ को किया गया था, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। इस प्रकार के आक्षेप लगे, ये भी आक्षेप लगे कि वो मोदी सरकार के और प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्य कर रहे थे, वो जो है सरकार को गिराना चाहते थे।
और इसके साथ साथ में और भी बहुत सारे आक्षेप ये लगे कि जो विरोधी जो राजनीतिक दलों के जो लोग हैं उनके साथ में जो है मेल मिलाप है वो उपराष्ट्रपति धनखड़ बढ़ा रहे थे। जैसे संजय सिंह से मिलना, अरविंद केजरीवाल से मिलना, और भी यानी कि इसी के साथ साथ में जैसे जस्टिस वर्मा के ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था और उस महाभियोग के प्रस्ताव को जो है सत्ता पक्ष की ओर से स्वीकार न करके, यानी हालांकि उनकी तरफ से आया नहीं था लेकिन उससे पहले जो है विपक्ष के द्वारा जो है वो कांग्रेस के द्वारा है या इंडिया गठबंधन के द्वारा दिया गया, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और ये बातें हैं वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी है उनको नागवार गुजरी। तो ऐसी स्थिति में जो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है उनके ऊपर एक दबाव बनाया गया और ये भी कहा गया कि जो सांसद है उनके द्वारा इस्तीफे के ऊपर जो है, माफ कीजिएगा, हस्ताक्षर है वो करवा लिए गए। तो ऐसी स्थिति में जो है उपराष्ट्रपति धनखड़ ने जो है इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसमें यानी कि एक तरह से संवैधानिक पेच ये अब निकल कर सामने आया है और सामने ये आया है कि आरटीआई से ये पूछा गया कि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इस्तीफा कब दिया था, तो इसका जो जवाब है वो सीधे तौर पर जो है राष्ट्रपति कार्यालय के द्वारा नहीं दिया गया आरटीआई के जवाब में, बल्कि ये कहा गया कि गृह मंत्रालय ने इसके बारे में जो है वो अधिसूचना जारी कर दी। फिर सवाल ये भी पूछा गया कि क्या उपराष्ट्रपति धनखड़ इस्तीफा देने के लिए उपराष्ट्रपति से मिले थे, यानी उपराष्ट्रपति धनखड़ है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले थे। तो इस बारे में भी जो है उपराष्ट्रपति कार्यालय ने जो है वो अवगत कराया कि इस बारे में उनके पास में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। जबकि ये बात एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति से मुलाकात करता है तो इसके लिए एडीसी जो है वो एक तरह से जो है वो पूरी प्रक्रिया है उसका पालन करता है और उसी के आधार पर है कोई व्यक्ति या पदाधिकारी उपराष्ट्रपति से मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, ये सारी बातें हैं उनके रिकॉर्ड में होती है। तो एक बात तो फिर उसके बाद में दूसरी बार जब आरटीआई की गई तो उसमें जो है दूसरे प्रकार का जवाब आया। तो एक तो इस आधार पर इस बात को जो है वो बल मिला। दूसरी बात, संवैधानिक प्रावधान यह है कि जब भी उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देता है तो प्रिंटेड या टाइप जो रेजिग्नेशन लेटर या त्यागपत्र है वो तैयार नहीं किया जाता, बल्कि हस्तलिखित त्यागपत्र तैयार किया जाता है और उसको जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। तो जो सोशल मीडिया में और मीडिया में राष्ट्रपति का इस्तीफे की जो प्रति आई थी एक्स के ऊपर जो अपलोड की गई वो उपराष्ट्रपति धनखड़ के हस्तलिखित इस्तीफे की प्रति नहीं थी, बल्कि एक तरह से जो टाइप जो इस्तीफा है वो उनका आया था। तो ये एक संवैधानिक जो पेच उत्पन्न हो गया और इस बारे में जो है कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के द्वारा जो है वो इस बारे में जो है स्टेप उठाना चाहिए था और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट में भी जो है इस बारे में कार्रवाई की जा सकती थी। लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने ऐसा क्यों नहीं किया, यह भी अपने आप में जो है सवाल खड़े करता है। अब ऐसी स्थिति में यानी कि एक तरह से अब नए उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है तो इसके लिए आगे चलकर क्या संवैधानिक जो संकट उपस्थित हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो यह भविष्य के गर्त में होगा। यदि खुद उपराष्ट्रपति धनखड़ इस इस्तीफे की प्रक्रिया है उसको यदि चुनौती देना चाहें तो वो खुद भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। और ये आप हम सब जानते हैं साथियों कि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इस्तीफा देने के बाद में वो यानी कि एक तरह से जो है सरकार के ऊपर और अमित शाह गृह मंत्री के ऊपर आक्षेप लगा था और कपिल सिब्बल और जयराम रमेश ने जो है ये इस प्रकार का प्रश्न उठाया था। कपिल सिब्बल ने तो यहाँ तक कहा था कि गृह मंत्री जी उपराष्ट्रपति धनखड़ जो है साहब है वो कहाँ है, क्या हमें उनको ढूंढने के लिए विपक्ष को जो है या उनकी सुरक्षा के लिए विपक्ष को जो है वो आगे आना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली जो है काफ़ी दिनों बाद में 40-42 दिन के बाद में जो है उपराष्ट्रपति अभी 3-4 दिन बाद में जो है वो चर्चा में आए और जो है वो चौटाला परिवार के संपर्क में आए हैं और चौटाला परिवार जो है
उनके साथ में या उनके यानी कि एक तरह से सानिध्य में जो है उन्होंने जो है वो वहाँ पर अपना निवास है वो बनाने का फैसला है वो किया है। तो ये स्थिति अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति के संदर्भ में है। साथियों, आज की ये जो परिचर्चा है आपको कैसी लगी? क्या आप मेरी बातों से कितना सहमत है? और कमेंट्स के द्वारा आप ज़रूर हमें अवगत कराएं। और साथ ही साथ मैं अपील करना चाहूँगा कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, कॉस्मियो ह्यूमनिज्म और अम्बेडकरिज्म में विश्वास करते हैं, यदि आप स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय और ह्यूमनिज्म में विश्वास करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारी इस पार्टी को जो है जिस रूप में भी आप सहयोग तन मन धन से दे सकते हैं वो देने का प्रयास करें। लिंक में भी और साथ ही साथ इस वीडियो में भी हमारी पार्टी के जो अकाउंट नंबर है वो इसमें अवेलेबल है। आप जिस रूप में मदद कर सकते हैं ज़रूर हमें मदद देने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में फिर से।